हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक खुफिया मुआहदा तय पा गया है। इस खुफिया मुआहदे के नुकात सामने नहीं रखे गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देर पहले जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी हुकूमत और मुज़ाकराती वफ़द के नुमाइंदीन मौजूद थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक तहरीक लब्बैक के साथ जो कलअदम का लफ्ज़ है वो कलअदम का लफ्ज़ अब ख़त्म हो जाएगा। यानी तहरीक लब्बैक एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम कर सकेगी, जबकि आज से सिर्फ 4 दिन पहले जो फवाद चौधरी साहब ने इस पार्टी के बारे में कहा, यानी इस पार्टी को वो तकरीबन अलकायदा जिस तरह वो एंटी स्टेट तंजीम के तौर पर रियासत को चैलेंज कर रही थी, उन्होंने तहरीक लब्बैक का जिक्र करते हुए अलकायदा की मिसाल दी। यानी जिस तरह अलकायदा ने रियासत को चैलेंज किया था और हमने यानी रियासत ने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया, इसी तरह अगर कोई रियासत को चैलेंज करेगा तो हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फरमाया कि ये जो मुआहदा है ये मुआहदा इंसानी जान की फतह है। तो सवाल यह है कि ये किस इंसानी जान की फतह है? ये उन इंसानी जानों की फतह है जिनको रियासत ने पुलिस की वर्दियां पहनाकर कहा कि हमारी हिफाजत करो, रियासत के शहरियों की हिफाजत करो, और उन बेगुनाहों का खून नाहक बहाया गया मुबैना तौर पर TLP के लोगों की जानिब से। ये उन मरने वाली इंसानी जानों की फतह है या ये उन पाकिस्तान के आम शहरियों की फतह है कि जो गुज़श्ता 10 से 12 दिन तक रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक पूरे GT रोड के ऊपर जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी रही, पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये चौथी 5वीं दफ़ा गुज़श्ता 4-5 साल में एक ही जमात की जानिब से ये एक्टिविटी की जा रही है। हर दफ़ा यही कहा जाता है, एक घिसा पिटा जुमला कि जी इंसानी जान की फतह है, हम खून बहाने के खिलाफ है, खून नहीं बहना चाहिए। तो जो खून हर दफ़ा बहाया जाता है, क्या वो कोई गुड़िया है, क्या वो खिलौने हैं, क्या वो कोई मट्टी या क्ले की बनी हुई कोई चीज़ें हैं? आखिर वो जो खून बहाया गया फिर वो किसका खून था? क्या वो किसी गैर मुल्की का खून था पाकिस्तान के अंदर जो बहाया गया? क्या वो किसी गैर मरई चीज का खून था? आप किस खून को बहाने से रोकना चाहते? खून तो बहाया जाता रहा हर दफा। तो ये क्या सूरत हाल है कि आप हर दफा एक जमात उठे वो, और सिर्फ ये जमात नहीं, कोई भी जमात अगर उठे, ये एक प्रिंसिपल स्टांस के तौर पे बात हो रही है कि कोई भी जमात अगर आज तहरीक इंसाफ रियासत को चैलेंज कर देती है एक लम्हे के लिए और वो ये अलगार कर देती है, तो क्या तहरीक इंसाफ को भी छोड़ देना चाहिए? कोई भी जमात हो। तो जो कुछ तहरीक लब्बैक हर दफा करती है उसके बाद फिर सब कुछ तालियां बजा के गुडी गुडी खेल, सब कुछ हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं और गले मिल लेते हैं, और उसके बाद फिर वही किस दोहराई जाती है। तो किसका हिसाब मांगा जाए? क्या रियासत को हक हासिल है कि वो मरने वाले लोगों का खून इस तरह से अपनी मर्जी से जब चाहे खून माफ कर दे, जब चाहे वो किसी जमात को कह दे कि ये दहशतगर्द है, जब चाहे वो कह दे कि ये जमात कलअदम है, जब चाहे उस जमात को शरीफ पाक पवित्र बना के मुआशरे में पेश कर दे? ये क्या इस मसले को समझना है कि ये हो क्या रहा है? मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान के मोतबर सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉलम नवीस भी हैं। शहजाद साहब आपको बहुत शुक्रिया। एजाज उल हक साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और इस किस्म की बहुत सारी तहरीकें इनके वालिद के ज़माने में, एजाज उल हक साहब के ज़माने में, वो भी ये जानते हैं, ख़ुद इनके अपने सियासी करियर में उठती रहीं। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है लंदन से, स्काइप पे आपका बहुत शुक्रिया। कामरान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से ऑनरेबल मेंबर, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राइट जी, शहजाद चौधरी साहब, सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मुफ्ती मुनीब साहब कहते हैं कि ये इंसानी जान की फतह है, ये इस पुलिस वाले की जान की फतह है, इसकी 7 साला बच्ची जिसका ना बाप है ना माँ है, ये उसकी जान की फतह है, ये किसकी फतह है सर? पता तो मालूम बदकिस्मती से किसी की भी नहीं बनती, लेकिन ये सफ़र कोई पिछले 10 दिनों में या 12 दिनों में शुरू नहीं हुआ। ये सफ़र 74 साल से चल रहा है। हमें ये पता है कि पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ 1953 में लाहौर में लगा और उसकी वजूहात मुकम्मल तौर पर मजहबी थी। हमने मज़हब को एक अपनी जगह बनाने का मौका दिया। उससे पहले भी पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ये मसला स्टार्ट हो गया और मजहबी जमातें जो कि शायद पाकिस्तान बनने से पहले उसकी कोई इतनी बहुत ज़्यादा हक में नहीं थी, लेकिन बाद में वो जब ऑन बोर्ड आई तो उसके बाद उनका भी इस्टेब्लिश हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मज़हब, फिर हमारा आइन इस किस्म से बना, 73 में बना, भुट्टो साहब ने बनाया जो बड़े लिबरल आदमी थे, लेकिन पूरे आपने सियासतदानों के साथ मिलकर बनाया। क्या बनाया? ना ये सेक्युलर आइन है और ना ही ये थियोक्रेटिक आइन है,
इसको मैं नॉन सेक्युलर आइन कहता हूँ। अब नॉन सेक्युलर आइन का मतलब है कि मजहब की एक खास जगह रियासत के अंदर इस्टेब्लिश हो चुकी है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो किसी और जगह पे हम शायद इस तरह का मामला ना देखें किसी मुल्क में जहाँ पर हम मजहब को, एक रिलीजन को, एक पॉलिटिक्स के अंदर एक इस्टेब्लिश पोजीशन दे देते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, बाकी जगहों के अंदर। तो फिर हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है अगर हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि अच्छा कौन सी जमात ठीक है, कौन सी जमात ठीक नहीं है। उसी से अब अगला कदम आ जाते हैं, सोशल इकोनॉमिक डिसरप्शन, लॉस ऑफ लाइफ। बिल्कुल, बेशक आपने बिल्कुल सही कहा, आपको कोयटा का लॉस ऑफ लाइफ भी याद है, आपको वो लॉस ऑफ लाइफ भी पता है जो कि हर रोज हमारी वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे हो रहा है, आपको वो लॉस ऑफ लाइफ भी पता है जो कि मॉडल टाउन लाहौर में हुआ, और फिर उसके बाद साहिवाल वाला किस्सा भी आपको याद है। तो कहने का मतलब है कि ये इतनी चेकर्ड हिस्ट्री है, इतनी टूटी फूटी तारीख है, इतनी मसखशुदा तारीख है, इतनी क्या कहना चाहिए कि फजी सी और हेजी तारीख है कि इस पे जब आप कानून की बात करते हैं तो कानून उसमें कहीं गायब हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कानून की कोई अमलदारी नहीं है। आपने बड़ी डिटेल में जो मजहब की हिस्ट्री है, मैं एक ज़िमनी सवाल सर, एक ज़िमनी सवाल आपसे, आपने जो मजहब की सियासत के अंदर अमलदारी या मजहबी सियासत जिस तरह पाकिस्तान में हो रही है आपने उसका जिक्र किया। सर मजहबी सियासत तो चले हमारी सर आंखों पे, हम उसको समझते हैं कि ठीक है, अगर किसी का राइट है कि वो अपना मजहबी मैनिफेस्टो बनाए तो फेयर इनफ वो बना सकता है। सवाल तो ये कि अब्यूज ऑफ रिलीजन या मिस यूज ऑफ रिलीजन या रिलीजन के जरिए से प्रोवोक करना, किसी को सेंटिमेंटली कर देना, यानी सेंटिमेंटल इश्यूज को प्रोवोक करना, ये कहां जायज हो सकता है? ये कहां पे नहीं हुआ, कब नहीं हुआ? यानी देखिए ना, हम असल में हम इतने सिलेक्टिव होकर बात को सोचते हैं, कहां पे नहीं होता, किस बुनियाद पे? हमारे यहाँ तो असल में जो तफरीक है, जो हमारे दरमियान में स्किज़म्स बन गए हैं, वो है ही रिलीजन की बुनियाद पे, और यही बदकिस्मती है। देखिए असल में इसका तरीका क्या था, ये बिल्कुल जायज़ है, हर एक का अपना हक है, बिल्कुल वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, एक जमहूरी निज़ाम का अंदाज है, इसी तरीके से होना चाहिए था जैसा हुआ है, बिल्कुल है। सिर्फ हमारी कमज़ोरी सबसे बड़ी कहाँ हुई, जहाँ पर हम असूल वज़ा नहीं कर सके कि कानून की हुक्मरानी किस तरह होगी, किस तरीके से उसको अप्लाई, कानून तो वज़ा किया, अप्लाई नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये पता हो कि मैं सड़क ब्लॉक करूंगा या किसी और को तकलीफ दूंगा तो कानून मुझे आके पकड़ लेगा। किसी को ये पता हो कि मैं किसी का नाहक खून करूंगा तो मुझे लटका दिया जाएगा। किसी को ये पता हो कि मैं रेड लाइट को ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं घंटों घंटों आपकी सड़कें बंद कर सकता हूं। ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग तो सड़कें बंद कर लें, चाहे वो किसी पोलिटिकल पार्टीज के साथ है, किसी रिलीजियस पार्टी के साथ है, कोई पावरफुल एलिट्स के अंदर से हैं, लेकिन जब एक और गिरोह जो कोई और सोच रखता है वो जब सड़क बंद करता है तो हमें उसकी बहुत तकलीफ होती है। मेरा ख्याल है सरासर मुकम्मल तौर पर हमारा एक, जैसे कहते हैं, री इंजीनियर्ड, रीड्रॉ करने की जरूरत है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और खुदारा जाके एलिट्स का काम है सबसे पहले कानून को फॉलो करें, ताकि हम नीचे वालों को पूछ सकें कि तुमने ये क्यों किया जो तुमने किया, चाहे वो कत्ल हो, चाहे वो कानून किसी और तरीके से तोड़ा। राइट राइट। एजाजुल हक साहब, ये क्या रविश है कि एक जमात उठती है, वो हर दफ़ा एक ख़ास तर्ज़ एहतजाज को इख्तियार करती है, उसको पूरा हक है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ असेंबली को एक्सरसाइज करे, जो राइट टू असेंबल आइन देता है, जो राइट टू एक्सरसाइज योर प्रोटेस्ट जो आपको आइन देता है, उसको एक्सरसाइज करे। वो सारी ज़िंदगी एहतजाज पे बैठना चाहती है, वो बैठे, उसे कोई नहीं हटा सकता। के अंदर बैठे हुए लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना उनका काम है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो रवायत है ये किसने डाली है? ये पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने तो बाद में डाली है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों ने डाली है। कभी धरने दे दिए, कभी पीटीवी पे हमला कर दिया, कभी पार्लियामेंट पे हमला करने की कोशिश की, कभी सिविल नाफरमानी की बात की, कभी आपने पहिया जाम करवा दिया। यानी हम तो खुद इस थिक ऑफ थिंग्स में रहे और हमें मालूम है जेलें भी काटनी है इस सिलसिले में कि आज पहिया जाम करवाना है, आज हुकूमत को उठाना है, और फिर आप कोशिश ये करते हैं। देखिए मजहबी जमातों का ये, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि बात जो है वो इस नहज तक पहुँच जाए कि जहाँ पे कत्लेआम शुरू हो जाए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो आम शहरी का हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।